नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ये हमारे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मित्रों, पिछली क्लास में हम लोगों ने केस इन प्रोनाउन सीख लिया था। हम लोगों ने पर्सन इन प्रोनाउन सीखा था। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हम लोग कवर करेंगे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, हम बता दें कि ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कंपटीशन के लिए। तो बहुत ही ये आप कह सकते हैं कि ये रामबाण है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम लोग अब एक्टिव और पैसिव को समझते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू नो शो अ सर्टेन नॉलेज ऑफ active voice and passive voice. Let's start. Active voice, ACTIVE, active voice। अगर आप ये एक्टिव वॉइस हुआ समझें, अगर आप ये कहें कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो अब आप समझें, यदि दिए हुए सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दें तो जो सेंटेंस दिया है वो एक्टिव वॉइस में कहलाता है। नहीं समझे? यदि दिए हुए सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दें, फिर जो सेंटेंस होता है क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है। इसको अगर आपको इंग्लिश में डिफाइन करना हो तो अ सेंटेंस इन व्हिच इफ वी गिव इंपॉर्टेंस ओनली सब्जेक्ट कॉमा दैट गिवन सेंटेंस इज कॉल्ड इन एक्टिव वॉइस। क्लियर हुआ ना? अगर बहुत आसान शब्दों में बोलें तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हम लोग सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। क्लियर हुआ? अब देखें, अब पैसिव वॉइस देख लें, PASSIV, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, कि यदि दिए गए सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, यदि दिए गए सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, फिर जो सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस में होता है। इसी को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कि इफ वी गिव इंपॉर्टेंस ओनली फॉर ऑब्जेक्ट इन गिवन सेंटेंस कॉमा दैट सेंटेंस इज कॉल्ड इन पैसिव वॉइस। क्लियर? तो बहुत सीधा सीधा समझें, एक्टिव वॉइस में हम किसको इंपॉर्टेंस दिए भाई? सब्जेक्ट को। इसमें हम लोग SUBJECT सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिए, और पैसिव वॉइस में क्या हुआ, हम लोग ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिए। क्लियर हो गया? अच्छा, ये क्लियर हो गया। तो देखिए, अब आपको मैं बता दूं कि जो एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस जो है, ये आपके कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं। कोई सेंटेंस दे दिया गया, वो एक्टिव वॉइस में है तो कहेगा इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए। पैसिव वॉइस में दे दिया गया, कहेगा कि आप इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए। तो कहने का मीन्स ये है कि आपको एक्टिव दे करके पैसिव पूछ सकता है, पैसिव वॉइस दे करके एक्टिव वॉइस पूछ सकता है। तो आपको दोनों आना चाहिए, आपकी दोनों पर अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इधर क्लियर हुआ? अच्छा, ये एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस कितने टाइप के होते हैं, तो आपको बता दें कि टेंस बेस्ड पैसिव वॉइस होता है, इंपरेटिव पैसिव वॉइस होता है, आपको बता दें कि क्लॉज बेस्ड पैसिव वॉइस होता है, इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस होता है, फ्रेज बेस्ड पैसिव वॉइस होता है। तो हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो आज हम लोग जो कवर करेंगे, हम लोग पहले इम्परेटिव को कवर करेंगे। लेकिन इम्परेटिव आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं, किसको कवर करेंगे? हम लोग इम्परेटिव, IMPERATIV, इम्परेटिव टाइप सेंटेंस। इम्परेटिव टाइप जो सेंटेंस है, इसी को आज हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे। हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे और पैसिव से एक्टिव बनाना सीखेंगे। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। तो मैटर को अपने आगे और रिलेट करें। अब ये आपका और ये मेरा व्हाइट बोर्ड नीट एंड क्लीन है। जो भी मैटर होगा सब एकदम विजुअल होगा, अच्छे से दिखेगा। तो देखिए भैया, अगर आप चाहते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाए, पैसिव से एक्टिव बनाए, तो पहले आपको ऑब्जेक्ट जानना जरूरी है। ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के आप नहीं कर सकते। पहले तो आप जान लें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आपको जानना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ? तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब आप समझें कि कोई बहुत जनरल शब्दों में बताएं
कि जो सब्जेक्ट होता है, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट जो कार्य करता है वही, और जो कार्य करता है और उस कार्य के लिए जो चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं, वही जो चीज है, वही जो वस्तु है, वो जो थिंग है, वही आपका ऑब्जेक्ट है। कैसे? जैसे देखें कि कमला रीड्स आ बुक। अब आप देखें, कमला रीड्स मीन्स पढ़ती है, आ बुक एक किताब। कमला एक किताब पढ़ती है। कमला पढ़ती है, क्या पढ़ती है? तो कमला पढ़ती है तो उसमें क्या आया? कोई चीज पढ़ती होगी, कोई वस्तु पढ़ती होगी, कोई थिंग। तो थिंग क्या है? वो बुक है। क्लियर हुआ? तो यही जो आपका जो थिंग होता है, जो वस्तु होती है, वही आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया तो अब इसको मैं इरेज करता हूं। अब देखिए, ऑब्जेक्ट तो क्लियर हो गया। अब ऑब्जेक्ट जो होते हैं सर, वो दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक पहला क्या है भाई? पहला आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट, OBJECT, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। जो दूसरा है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, INDIRECT, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो बहुत आसान तरीका है, आपको बता देते हैं भाई साहब, बहुत आसान तरीका बता देते हैं कि आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे अगर। अच्छा, ये चीज़ जान लीजिए, जो सेंटेंस दिया है उसमें एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट भी हो सकता है, उसमें एक ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट भी हो सकता है। कभी कभी ये देखा गया है कि सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, अगर आप एक्टिव से पैसिव बनाना सीख रहे हैं तो पहले आप ऑब्जेक्ट पहचाने। बिना ऑब्जेक्ट को आप जज करें नहीं कर सकते हैं कुछ। तो कैसे जज करेंगे? देखिए, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आप उस सेंटेंस में दिया है तो कैसे पहचानेंगे? आप समझिए, आपको क्या करना होगा? व्हाट से आपको क्वेश्चन करना होगा। व्हाट मीन्स क्या हुआ भाई? क्या। व्हाट मीन्स क्या हुआ? ये आपको व्हाट मीन्स क्या होता है। तो ये व्हाट जो भी सेंटेंस दिया है उसमें आप व्हाट से क्वेश्चन करें, हिंदी में क्या से क्वेश्चन करें। जो आंसर मिलता है वो आपका क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे अब इनडायरेक्ट को हम यहाँ सीरीज करते हैं। अब हम लोग पहले डायरेक्ट को खूब क्लियर कर लें। जैसे अब एक एग्जांपल देखें, इसे पुराना वाला एग्जांपल, कमला रीड्स, READS, रीड्स आ पोयम। कमला रीड्स अ पोयम। कमला रीड्स मीन्स पढ़ती है, आ पोयम एक कविता। कमला एक कविता पढ़ती है। अब आप देखें, तो अब मैंने क्या कहना, अब व्हाट से क्वेश्चन करें या क्या से करें? तो पहले मैं क्या से कर रहा हूँ हिंदी से। कमला रीड्स अ पोयम, कमला एक कविता पढ़ती है। कमला क्या पढ़ती है? कमला क्या पढ़ती है? आंसर में आया सर, कमला तो एक पोयम पढ़ती है। ये पोयम आया नहीं आंसर में? कमला क्या पढ़ती है? कमला एक पोयम पढ़ती है। तो ये आप पोयम क्या हुआ? ये आपका हुआ भैया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? एक एग्जांपल हम और भी ले लेते हैं। जैसे देखें, एक एग्जांपल हम और अगर देखें, ही इज टेलिंग a story. He is telling a story. He मीन्स वह, इज मीन्स टेलिंग में सुना रहा, a story एक कहानी, वह एक कहानी सुना रहा है। क्वेश्चन करो क्या से, वह क्या सुना रहा है? वह क्या सुना रहा है? अब आंसर के रूप में क्या प्राप्त हुआ? सर एक स्टोरी सुना रहा है, यही तो आया। ही इज टेलिंग, वह सुना रहा है, a story एक कहानी, वह एक कहानी सुना रहा है। क्वेश्चन करो, वह क्या सुना रहा है? आ स्टोरी एक कहानी। तो ये आपका क्या हुआ भैया? ये आपका हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप समझ गए। अगर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे पहले वाले में देख लेते हैं। कमला रीड्स अ पोएम, कमला एक कविता पढ़ती है। क्वेश्चन करो कि व्हाट डज कमला रीड? व्हाट डज कमला रीड? आंसर में आ गया अ पोएम। क्लियर हुआ? इसमें क्वेश्चन करना हो कि व्हाट इज ही टेलिंग? व्हाट इज ही टेलिंग? आंसर में क्या आया? आ स्टोरी। तो आ स्टोरी, आ पोएम, ये क्या हुए आपके सेंटेंस के? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट
मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। नहीं आएगा तो फिर आप बताइएगा, फिर और एग्जाम्पल के साथ हम और इसको ज़्यादा क्लियर करेंगे। हो गया ये। अब इसको हम इरेज करते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब इनडायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं। इनडायरेक्ट, INDIRECT, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, OBJECT, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करें भैया, देखिए अगर सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन करेंगे किससे से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप किसको से क्वेश्चन करेंगे, किसको। और अगर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन करना हो भाई, फिर आप इंग्लिश के लिए क्या करेंगे, आप होम, WHOM, होम से आप क्वेश्चन करेंगे। क्लियर हुआ कि अगर सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो किसे से क्वेश्चन करेंगे, किसको से करेंगे, होम से करेंगे, मतलब तीनों में अगर किसी एक से करेंगे तो तीनों में से किसी एक में आपको आंसर के रूप में जो प्राप्त होगा वही आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर। अब एग्जांपल देख लें तो एकदम क्लियर हो जाए ना। एग्जांपल नंबर 1 देखें, एग्जांपल नंबर 1 देखें। मोहन इज रीडिंग में इंग्लिश, ENGLISH। मोहन इज थोड़ा सा बना दे रहे हैं। मोहन इज रीडिंग मी इंग्लिश। अब इसकी देखिए सबसे पहले मीनिंग निकालें। मोहन मिस, मोहन इज मिस है, रीडिंग मिस पढ़ा रहा, मोहन पढ़ा रहा है, मी मिस मुझे, इंग्लिश मिस इंग्लिश। मोहन मुझे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। आप क्वेश्चन करो, देखिए क्वेश्चन करिए कि मोहन इज रीडिंग मी, मोहन मुझे पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मिस इंग्लिश। मोहन इंग्लिश किसे पढ़ा रहे हैं भैया, क्वेश्चन करो कि मोहन इंग्लिश, अंग्रेजी किसे पढ़ा रहे हैं। आंसर में आप आया मी, मुझे। मोहन इज रीडिंग मी इंग्लिश, मोहन अंग्रेजी मुझे पढ़ा रहे हैं। मोहन अंग्रेजी किससे पढ़ा रहे हैं, मी, मुझे। तो ये क्या हुआ सर, ये हुआ आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ। जैसे एक एग्जांपल और देख लें अगर आप, नैना, जैसे ये देख लें, नैना वाज इसको, इसमें केवल हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाएंगे। नैना वाज राइटिंग, नैना वाज राइटिंग आ पोयम, नैना वाज राइटिंग अ पोयम। चलो अच्छा इसी छोड़ दे। अब इसमें देखिए, नैना मिस, नैना वाज मिस थी, राइटिंग मिस लिख रही, नैना लिख रही थी, क्या लिख रही थी भैया, एक पोयम, एक कविता। नैना एक कविता लिख रही थी। अब इसमें क्वेश्चन करें कि नैना क्या लिख रही थी, ये आपका आंसर आया क्या, अ पोयम। अ पोयम, क्योंकि इसमें किसे किसको से कोई आंसर तो आ नहीं रहा है। अगर आप किसे किसको से प्रश्न करें कुछ नहीं आ रहा है, तो नैना वाज राइटिंग अ पोयम, नैना एक पोयम लिख रही थी। तो ये आपका क्या हुआ, अ पोयम क्या हुआ, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए, तो इसमें इनडायरेक्ट आपका हुआ, इसमें आपका क्या हुआ, ये डायरेक्ट हुआ। क्लियर हुआ। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम चूंकि हमको आपको ये तो समझ गए, हमको आपको अब इम्परेटिव देखना है। इम्परेटिव सेंटेंस, IMPERATIV, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, देखिए ओल्ड क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम ऑर्डर, वाइज, रिक्वेस्ट, ये सारी बातें करते हैं। पिछले वाली क्लास में हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं रूल पर। रूल नंबर 1 किसके लिए, एक्टिव से पैसिव के लिए। रूल नंबर 1 पर अगर आप देखें, रूल नंबर 1,
तो रूल नंबर 1 में क्या था, कब, पहली कंडीशन जब ऑब्जेक्ट दिए हों, जब ऑब्जेक्ट दिए हों, जब ऑब्जेक्ट दिए हों तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, आप लगाएंगे पहला रूल। देखें पहला रूल, आप लेट लगाएंगे, लेट के बाद क्या करेंगे, आप जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, आप बी लगाएंगे, फिर क्या लगेंगे, V3 मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हो गया। अच्छा और क्या कौन सा रूल आप लगा सकते हैं सेकंड में, आप पहले ऑब्जेक्ट लगा दें, फिर आप लगा दें शुड, SHOULD शुड, फिर आप लगा दें बी, फिर वही V3। कभी कभी कुछ लोग यहाँ पर बाय यू लगाते हैं, कभी कभी लोग यहाँ पे नहीं लगाते हैं, तो वह आपके अंडरस्टैंडिंग पर है, आप चाहे बाय यू इंक्लूड करें चाहे ना करें। ये दोनों रूल कब अप्लाई करेंगे आप, जब ऑब्जेक्ट दिए हों। क्लियर है? अच्छा ठीक है, दूसरी कंडीशन देखें, दूसरी कंडीशन जब ऑब्जेक्ट ना दिए हों, जब ऑब्जेक्ट ना दिए हों, जब ऑब्जेक्ट ना दिए हों तो क्या करेंगे, तो उसमें कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिए होंगे तो सेंटेंस में आपको 3 कंडीशन दिखेगी, या तो एडवाइस, या तो रिक्वेस्ट, या तो प्रेयर, है ना। तो देखिए मान लीजिए कि उसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, रिक्वेस्ट REQUEST रिक्वेस्ट। तो अगर सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमको उस सेंटेंस से रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है तो क्या करेंगे, हम लोग लिखिए इसको ऐसे, पहले सेंटेंस यही शुरू करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, REQUESTED, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस गैप। तो अगर ऑब्जेक्ट न दिया हो, सेंटेंस को पढ़ने के बाद रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा हो, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कर लिखने के बाद जो सेंटेंस दिया होगा उसी में हम इसको फिक्स कर देंगे। क्लियर हुआ, लिख देंगे। अच्छा दूसरा क्या देखिए, मान लीजिए कि ऑर्डर दिया हो, सेंटेंस पे ऑर्डर का सेंस आ रहा हो, ORDER, ऑर्डर मीन्स आदेश। मान लो सेंटेंस के मैंने मीनिंग निकाला, हमको ऑर्डर का सेंस आया, तो क्या करेंगे, सेंटेंस को कैसे स्टार्ट करेंगे, यही यू आर ऑर्डर्ड, ORDERED ऑर्डर्ड टू प्लस डॉट, मीन्स यू आर ऑर्डर टू लिखने के बाद जो सेंटेंस होगा उसको हम इसमें लिख देंगे। क्लियर हुआ। अब एक कंडीशन और होती है एडवाइस, ADVIC एडवाइस। अगर सलाह की बात, मान लीजिए सेंटेंस की मीनिंग निकाले आप, एडवाइस सलाह की बात आई तो क्या करेंगे भैया, फिर वही यू आर ऑर्डर्ड, ORDERED, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस मीन्स यू आर ऑर्डर टू लिखने के बाद जो सेंटेंस होगा उसको हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है ना। अब आप स्क्रीनशॉट ले, हम एग्जांपल पे आ जाएं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम लोग एग्जांपल पर आ जाते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं, ये मैंने बहुत फास्ट इसको इरेज कर दिया है। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल पहले हम एग्जांपल कवर करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट दिए हों। देखिएगा सेंटेंस नंबर 1 देखिए, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1 देखें, रेस्पेक्ट RESPECT, रेस्पेक्ट योर सीनियर, SANIOR, रेस्पेक्ट योर सीनियर। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, हेल्प दी पुअर, इसको पुअर नहीं बोलते, पुआ बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो इसमें देखिए रिस्पेक्ट योर सीनियर, रिस्पेक्ट सम्मान करो, योर सीनियर अपने बड़ों का, अपने रिस्पेक्ट योर सीनियर अपने से बड़ों का आप सम्मान करें। तो किसका सम्मान करें, योर सीनियर, अपने से बड़ों का, मतलब ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आप लेट वाला रूल लगा दें, चाहे शुड वाला रूल। लेट वाला कैसे लगाएंगे, देखें पैसिव बना रहा है, ये एक्टिव में दिया गया है, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, लेट हुआ रूल के हिसाब से अकॉर्डिंग,
फिर अगला रूल क्या कह रहा था कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाएं, योर सीनियर लगा दें। ऑब्जेक्ट क्या आपको हुआ ये लेट योर सीनियर, SENIOR, लेट योर सीनियर, रूल के अकॉर्डिंग बी लगा दें। फिर V3 रिस्पेक्ट थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड, RESPECTED, ये देखिए लेट योर सीनियर बी रिस्पेक्टेड, पैसिव हो गया। क्लियर हुआ सर? अगर आप कहते हैं सर वो दूसरा वाला शुड वाला कैसे करेंगे, तो शुड वाला आप ऐसे कर देना, शुड वाला ऐसे कर दें क्या कि पहले शुड वाले के रूल पर जाए आप, पहले आप ऑब्जेक्ट लिखें, ऑब्जेक्ट में क्या योर सीनियर, SENIOR, योर सीनियर, योर सीनियर, उसके बाद क्या शुड, SHOULD, शुड, फिर बी लगा दें, फिर वर्ग का थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड, RESPECTED। हुआ कि नहीं हुआ? चाहे इस रूल के अकॉर्डिंग कर लें, चाहे ऐसे कर लें। एकदम क्लियर हुआ भैया? अच्छा, इसको देखें, हेल्प, सहायता करो द पुअर, गरीब की, गरीब की सहायता करो, किसकी सहायता करो? गरीब की। ऑब्जेक्ट है ये, तो ऑब्जेक्ट है तो लेट वाला रूल लगाओ, चाहे शुड वाला लगाओ, तो मैं लेट ही लगाता हूं। ये देखिए ये आपका हुआ लेट, लेट के बाद द पुअर, लेट द पुअर, फिर यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग बी हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हुआ सर? HELPED, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। क्लियर हुआ? शुड का भी आप कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर किया है। क्या हो जाएगा? द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। क्लियर हुआ? एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाए। जैसे एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, देखिएगा। लव इंडिया, लव इंडिया, तो अगर इस लव इंडिया को पश्चिम बन, लव इंडिया, भारत से प्रेम करो, किससे प्रेम करो भैया? इंडिया से, भारत से। ऑब्जेक्ट हुआ ना सर, तो पैसिव बनाना, बना दो ना सर। क्या? लेट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इंडिया, लेट इंडिया, फिर रूल के अकॉर्डिंग बी, लेट इंडिया बी, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड, LOVED, लव्ड, लेट इंडिया बी लव। करेक्ट हो गया। मुझे लगता है आप आसानी से कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो ये जो भी एग्जांपल्स आपने देखा, ये पहला एग्जांपल, दूसरा, तीसरा, ये ऑब्जेक्ट है तब ये है। अब एक दो देख लेते हैं बिना ऑब्जेक्ट के। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिए होंगे आप स्क्रीनशॉट। अब बिना ऑब्जेक्ट के हम लोग देख लेते हैं, बस लगभग हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बिना ऑब्जेक्ट के एग्जांपल नंबर 1 देखें। जैसे देखें, पहले तो एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल FIRE, फायर, इसे ऐसे ये इसको ऐसे पढ़ा जाता है, फायर, फायर, मतलब गर्मजोशी के साथ पढ़ा जाता है, उत्साह के साथ, जील के साथ, फायर। तो अब बताओ इसमें पहले तो इसमें ऑब्जेक्ट भैया है नहीं, फायर ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसमें कौन सा सेंस आ रहा है? ऑर्डर का सेंस आ रहा है, क्योंकि ये सेना का, ये सेना का, ये आर्मी का वर्ड है, सेना का। ये इसमें सोल्जर वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं, फायर। एक कमांडर अपने सैनिकों के लिए यूज करता है, फायर मीन्स वो आर्डर देता है। तो जब आर्डर देता है तो आर्डर वाला सेंस लगाए। क्या? आर्डर वाला सेंस देखिए क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, फिर यहाँ पे टू लगा दें, उसके बाद जहां पे डॉट डॉट था वहां पे फायर लगा दें। यू आर ऑर्डर टू फायर, भाई यू आर ऑर्डर टू हमारे रूल में था, जो फायर था फायर मैंने नोट कर दिया, यू आर ऑर्डर टू फायर, ये हो गया हमारा आपका। समझ में आपके आया होगा ये। सेकंड एग्जांपल और देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, देखिए। जैसे आप देखिए कि एक आध एग्जांपल अगर और आप देख लें, प्लीज, PLEASE, प्लीज लाफ, LAUGH, प्लीज लाफ, कृपया हंसिए, प्लीज लाफ, कृपया हंसिए। अब आप बताइए प्लीज लाफ में ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है ना, नहीं है इसमें। तो तो प्लीज लाफ, कृपया हंसिए, तो प्लीज थिंक, कृपया विचार करिए। तो इसमें प्लीज लग गया है, इसका मतलब ये रिक्वेस्ट है। क्या है भाई? रिक्वेस्ट है। तो आप प्लीज लगा, सीधा सीधा आ जाए, यू आर
रिक्वेस्टेड, REQUESTED, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये तो रूल में था। अब क्या करेंगे, ये लाफ जोड़ देंगे, LAUGH, क्लियर, यू आर रिक्वेस्टेड टू लाफ, ये देखिए बन गया हमारा पूरा। यू आर रिक्वेस्टेड टू मैंने कर दिया, ये लाफ था लाफ लिख दिया, चूंकि प्लीज तो हट गया, प्लीज तो रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो गया, हुआ। जैसे एक एग्जांपल और देख लें, ये लास्ट एग्जांपल आज आपका होगा, जैसे थर्ड एग्जांपल देख लें। डोंट स्पिट, SPIT, ऐसे लिख दे, डोंट हेट द पुअर, या इंसल्ट, डोंट इंसल्ट द पुअर, ये देखिए डोंट इंसल्ट द पुअर, थोड़ा ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव में क्या करेंगे, बस वही डोंट इंसल्ट द पुअर, आप गरीब को जो है मत सताइए, तो इसमें निगेटिव आ गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट आ गया है ये, तो इसलिए मैंने दिया, निगेटिव के लिए मैंने इसको एक्चुअल में दिया है। तो कुछ ना करें आप, डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीब को मत सताओ, किसको मत सताओ, द पुअर, गरीब को, तो ये ऑब्जेक्ट है ना, तो निगेटिव के लिए मैंने दिया था, कैसे होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा लेट, लेट के बाद द पुअर, लेट द पुअर, फिर यहाँ पर जहाँ बी लगाते थे आप लगाएंगे क्या, नॉट बी, केवल नॉट लगा देंगे बी के पहले बस, लेट द पुअर नॉट बी। इंसल्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है भैया, इंसल्टेड, इंसल्ट का थर्ड फॉर्म हुआ इंसल्टेड, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। कुल मिलाकर के अगर निगेटिव रहेगा तो बी के पहले नॉट लगेगा बस, अगर निगेटिव रहेगा तो बी के पहले नॉट लगेगा, ये आप समझ लीजिए, क्लियर हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने आज इंपरेटिव का जो भी, जब ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट ना हो, सब कुछ कवर कर लिया। निगेटिव भी मैंने बता दिया कि कुछ नहीं करना है, जैसे अगर यहाँ पर ये बी के पहले नॉट हो गया, अगर जैसे ये फायर का होता, ये इस टाइप का होता, अगर ये इंपरेटिव होता तो यहाँ पे हम लोग वहाँ भी नॉट लगा देते अगर आवश्यकता होती तो, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज इंपरेटिव की पैसिव वॉइस के टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया है, और इसको आप देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका सलूशन मिलेगा आपको। फिर अब नए वीडियो में मिलेंगे हम लोग कुछ पैसिव वॉइस के नए एग्जाम्पल्स, नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।